नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी घास वाली, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई और उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है क्या? या अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ है, अच्छी तो हूं। महावीर ने मुलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी तो हो, क्या बताऊं? मुलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं जाटवों के इस घर में यह अप्सरा कहां से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि वह सिर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, पर किसी ने उसे युवक की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरने जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया नीचे आंख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान? महावीर ने ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं, इससे अच्छा जवान है नहीं क्या? न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बोर की सुगंध से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुलिया सर पर झुआ रख के घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरण से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। छुआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। इस जाति में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए।
उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसीलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई हैं। मूलिया ने सर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सर झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेले जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती है कि मैं जाऊंगी नहीं? तो यहां तेरे घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं क्या? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल ना सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता और आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। घोड़ा मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम ना पड़े। ऐसी मजूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बग्घियां बैठ गई हैं। कोई सेंट भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सका था, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न हो जाता कि कहीं कोई ऊख में छिपा बैठा है, मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। कुएं के दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेत की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहां आधा घंटा में जितनी घास छील सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छील सकेगी। यहां देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में
उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही ना हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सर उठाया तो सामने चैन सिंह खड़ा था। मुलिया की छाती धक्क से रह गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूंगा। जितनी घास चाहे ले ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई और घास नजर ही नहीं आ रही थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंख के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ी हूं। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मुलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है कि आज भी मैं तुझे सताने आया हूं? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर अपने आप ही मेरे हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी कहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं। आज तू इस रास्ते से चली आई है। मैं सारा हार छानता हुआ यहां आया हूं। अब जो सजा तेरे जी में आए मुझे दे दे। अगर तू मेरा सर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं शोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तू अपने हाथ से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आए, मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना आए अगर मैं किसी खोट से ये बातें कह रहा हूं। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचे सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूं। मुलिया ने सर उठाकर उसकी ओर देखा और बोली। उसकी लज्जा न जाने कहां गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया या नहीं? चैन सिंह ने दबी आवाज में कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी और बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर जाटव है तो उसकी देह में लहू नहीं है? उसे लज्जा नहीं है? अपनी मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है क्या? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती?
मैं उनके तलवे के बराबर भी नहीं। तुम उनमें से किसी से क्यों दया नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहां तुम न जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसीलिए ना कि मैं जाटव हूं, नीची जाति की हूं, और इस जाति की औरत जरा सी घुड़की धमकी व जरा से लालच में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूं, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं। सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूं। मुलिया, इसीलिए ना, जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन पर गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतना वाकपटु है, इसका उसे गुमान तक न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूं, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूं। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घरवाले भी तो जाटवों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ है मैं हूं। वह किसी दूसरी महरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूं, लेकिन मैं काली कलूटी भी नहीं, तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तो वह मुझे इसी तरह रखता, इसका मुझे विश्वास है। मैं जाटा होकर भी इतनी नीच नहीं हूं कि विश्वास का बदला खोट से लूं। हां, मैं अपने मन की बात करने लगे तो मेरी छाती पर मूंग डलने लगे, तो मैं उसकी छाती पर मूंग डलूंगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूं क्या? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वह मुझे उसी तरह रखेगा। मुझे उठाएगा, बिठाएगा और खिलाएगा। तुम जानते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं अच्छा ना होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है, और यह सब जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने उसका नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी की छींटें पड़ जाने से
फैन मिट जाता है, मैल निकल आता है और निर्मल शुद्ध रस निकल कर आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह ने उस दिन से दूसरा ही आदमी बन गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उसे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे। पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू कर दिया। सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे, मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया था कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या के समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा एक जगह नाली टूटी है और सारा पानी बह चला जा रहा है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारियां बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी हुई है। इसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दिशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुल चलाने वालों को घुड़कियां जमाता, पर आज उसे क्रोध न आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बंधा दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहां बैठी है और पानी सारा बहे जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूं। यह कहती हुई वह थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई देते, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम में मन नहीं लगता, न ही कहीं काम मिलता है। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहां लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट देगा। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहां 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बैर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहां गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वे दोनों कहां चले गए? किसी के मुंह से आवाज ना निकली। सहसा सामने से दोनों मजूर धोती में एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पांव मन मन भर के हो गए। अब आते न बनना था, न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ आओ, बढ़ आओ, कैसे बेर हैं, लाओ, जरा मुझे भी दिखाओ, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम गए। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा। कैसा मीठा मिठा कर बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ, पक्की पक्की सब मैं ले लूंगा।
जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। तुम ही दोनों जाओ, उस पेड़ के मीठे बेर होते हैं, बेर खा लें, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़े को कुछ ढारस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांट कर उसको देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आध घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने बड़ी नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या है, मैंने भी तो बेर खाए हैं। एक आध घंटा का हरज हुआ तो क्या हो गया, तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आध घंटे में कर दोगे, न चाहोगे दिन भर में भी घंटे भर का काम ना होगा। और चैन सिंह चला गया तो चारों ओर बात होने लगी। एक ने कहा, मालिक, इस तरह रहे तो काम करने में कितना जी लगेगा, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा बोला, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूं मिजाज कुछ नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा बोला, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़ें। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं होता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा, इक्के पर चला जाऊं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते आना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, झटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो गया था कि इक्के की गाड़ी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आ गई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ता है महावीर? तुम्हारा घोड़ा भी इतना दुर्बल हो गया है? क्या आजकल सवारियां कम मिल रही हैं? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं हैं, मगर लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है? कहाँ 2 ढाई 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं और क्या खुद खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं। सोचता हूं इक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी कर लूं, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए ही घास ऊपर से। जब अपना ही पेट न चलता तो जानवर का कैसे पालूंगा? चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 भीगे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा कि कोई गाहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पोते दोनों छीलते हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घर वाली चली जाती है। दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए घर लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर।
चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाल में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाया में बीसों ही तांगे इक्के फिटने खड़े थे। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती हैं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कि कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे सईसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है, बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। उससे कोई दिल लगी करता, कोई घूरता, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो भड़के अधिक से अधिक 6 आने की है। मूला ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम दे, मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है 12 आने की नहीं, 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी पहने हुए था, बोला, बुढ़ऊ के मुंह में पानी भर गया। अब मुलिया काहे किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए देखे जा रहे थे, आंखों से पी रहे थे। और मुलिया भी यहां कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देख देख कर, सर पर आंचल खिसका खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प रही थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियां पर दौड़ पड़े। वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जाते। कई महाशय ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए उस फिटिन के पीछे दौड़ी। फिटिन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली और जेब से कुछ पैसे निकालकर मुलिया को दे दिए। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुईं जो चैन सिंह सुन ना सका। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दिशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतारा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहां खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गईं। मेहतर तक झाड़ू लगाकर चले गए। तुम्हें कुछ खबर हुई क्या? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो इसकी। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया।
कुछ दूर इक्का निकल गया और चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा देर से के बाद बोला, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो। अब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा, बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूं, आपकी प्रजा हूं, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुम्हें बेगैर नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले लिया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा न करना, क्या फायदा। कई दिन बाद संध्या के समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपक रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो, मैं तो खड़ा हूं। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहां तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी बाह गले की लाज तो निभा रहे हैं, गरीबी आदमी से जो चाहे करवाए, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुपचाप हो गए। कुछ देर बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन खिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। आशा करती हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।